स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 39 के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था और मानव शरीर में जो सहज प्रतिरक्षा है, इन्नेट इम्यूनिटी है, उसके कुछ कंपोनेंट, कुछ घटकों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो आज का टॉपिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में है। ओके, तो पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डिस्कस करते हैं। तो वही 3 प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा के बारे में डिस्कस की थी, वैसी ही 3 प्रॉपर्टीज आज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये इनबॉर्न नहीं है। कहने का मतलब किसी जंतु में उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म से ही उपस्थित नहीं होती है। तो क्या कहेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा है जो जंतु अपने जीवन काल में प्राप्त करता है या विकसित करता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के पश्चात एक जंतु के द्वारा विकसित की गई प्रतिरक्षा होती है। नंबर 2, जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है। अब विशिष्ट का यहां क्या अर्थ है, पहले उस पे एक डिस्कशन करेंगे। यानी उपार्जित प्रतिरक्षा या जो ये प्रतिरक्षा है या जो ये प्रतिक्रिया है, ये अलग अलग रोग जनकों
या रोग कारकों के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। यानी उपार्जित प्रतिरक्षा के जो कंपोनेंट हैं, जो इस प्रतिरक्षा के घटक हैं, वो अलग अलग रोग जनकों के लिए अलग अलग व्यवहार प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इज दैट क्लियर? तो दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, वो ये थी कि ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती हैं, स्पेसिफिक होती है। ये दो प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम डिस्कशन करेंगे कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो नॉन हेरिटेबल है, यानी वंशागत नहीं होती, यानी पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, जनक से संतति में उपार्जित प्रतिरक्षा का स्थानांतरण नहीं होता है। जीव की या जंतु की मृत्यु के साथ विकसित की गई उपार्जित प्रतिरक्षा भी समाप्त हो जाती है। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज उपार्जित प्रतिरक्षा की डिस्कस की। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं और डिस्कस करूं कि जितने भी जंतु हैं उन सभी में इन्नेट इम्यूनिटी यानी सहज प्रतिरक्षा अनिवार्यतः उपस्थित होगी। तो ऐसा कहें, इन्नेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, सब में वो सहज प्रतिरक्षा होती है। लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये सभी जंतुओं में उपस्थित नहीं है। तो हम जब भी बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो हम बात करेंगे केवल किसकी? वर्टिब्रेट्स की, कशेरुकी जंतुओं की। तो जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उनमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। तो हमने कहा कि इन्नेट इम्यूनिटी तो सभी जंतुओं में है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी केवल कशेरुकी वर्टिब्रेट्स एनिमल में ही पाई जाती है। ओके, तो हम एक टेबल बनाकर इन्नेट इम्यूनिटी यानी सहज प्रतिरक्षा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी उपार्जित प्रतिरक्षा, इनमें कुछ अंतर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इन्नेट इनबॉर्न है, जन्मजात है। उपार्जित या जो एक्वायर्ड है वो जन्म के पश्चात जंतु के द्वारा विकसित की जाती है। सेकंड डिफरेंस क्या होगा कि जो इन्नेट है वो अविशिष्ट है, लेकिन जो उपार्जित एक्वायर्ड है वो विशिष्ट होती है। तीसरा, इन्नेट इनहेरिटेबल वंशानुगत है, लेकिन एक्वायर्ड या उपार्जित व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती हैं, अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होती हैं।
इन्नेट सभी जंतुओं में उपस्थित हैं, लेकिन उपार्जित या एक्वायर्ड केवल वर्टिब्रेट कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमें समझ में आए इन्नेट इम्यूनिटी में और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ओके, अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकारों की, कौन से इसके प्रकार हैं। तो मैंने सिंपली 2 प्रकार की उपार्जित प्रतिरक्षा यहां पर राइट डाउन की है। नंबर 1 जो पहले प्रकार की है वो है एक्टिव इम्यूनिटी, और जो दूसरे प्रकार की है वो है पैसिव इम्यूनिटी। एक एक करके समझेंगे। हिंदी में एक्टिव इम्यूनिटी को आप क्या कहोगे? सक्रिय प्रतिरक्षा। और पैसिव इम्यूनिटी को आप हिंदी में कहोगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये 2 हैं, समझते हैं इनके बारे में। पहली मैं बात करूंगा एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। बहुत सरल है समझने में, समझना। बात क्या की है मैंने? एक्टिव यानी इस प्रकार की प्रतिरक्षा में व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कैसी पोजीशन में होना चाहिए? एक्टिव स्टेट में, सक्रिय अवस्था में होना चाहिए, और होता है। इसीलिए इस इम्यूनिटी का नाम क्या दिया है? एक्टिव इम्यूनिटी। पहली बात मैंने ये डिस्कस की। क्या डिस्कस की? सक्रिय प्रतिरक्षा में व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय अवस्था में, एक्टिव स्टेट में होता है, और इसीलिए इस प्रतिरक्षा का नाम सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी दिया गया है। एक चीज तो ये हो गई। नंबर 2, दूसरी जो मैं बात करूंगा एक्टिव इम्यूनिटी की, वो दूसरी बात होगी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये एक स्लो प्रोसेस। मैं लिखता जाऊं ताकि आपको इजी रहे समझने में। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की, व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव स्टेट में है। ओके, सक्रिय अवस्था में हो तो उसे आप सक्रिय प्रतिरक्षा कहोगे। नंबर 2, जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसे डेवलप होने में, इसके डेवलपमेंट में क्या लगेगा? लॉन्ग टाइम लगता है। लॉन्ग टाइम मतलब कुछ सप्ताह लग सकते हैं। तो ऐसा कहें कि सक्रिय प्रतिरक्षा को विकसित होने में एक लंबा समय लगता है, लॉन्ग ड्यूरेशन। और वो ड्यूरेशन कुछ वीक की, कुछ सप्ताह की हो सकती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस की वो ये डिस्कस की कि एक्टिव इम्यूनिटी को विकसित होने में एक लंबी समय अवधि लगती है, जो कुछ वीक की, कुछ सप्ताह की होती है। तीसरी बात करूं कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसको डेवलप होने में तो लंबा समय लगा, लेकिन ये जो इम्यूनिटी है
एक्टिव इम्यूनिटी, इस इम्यूनिटी का जो प्रभाव होगा, जो अफेक्ट होगा, वो अफेक्ट लॉन्ग टाइम तक होगा, लंबे समय तक इस इम्यूनिटी का प्रभाव शरीर में रहेगा। ओके, तो क्या प्रॉपर्टीज डिस्कस की मैंने एक्टिव इम्यूनिटी की? नंबर 1 कि एक तो एक्टिव इम्यूनिटी में व्यक्ति का खुद का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय अवस्था में रहता है। दूसरा, ये जो इम्यूनिटी है ये स्लोली यानी धीरे धीरे विकसित होती हैं। इस कारण इसके विकसित होने में समय ज्यादा लगता है, और एक बार अगर ये विकसित हो गई तो शरीर में इसका प्रभाव लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। तो 3 प्रॉपर्टी मैंने सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में आपको बताई। क्या क्या बातें बताई? जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं कि उपार्जित प्रतिरक्षा व्यक्ति जन्म के पश्चात विकसित करता है। अब विकसित कैसे करेगा? तो मान लो एक एग्जाम्पल लिया कि कोई एंटीजन, प्रतिजन, कोई रोगजनक हो सकता है, वो शरीर में प्रवेश कर गया, एंट्री हो गई उसकी। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र खुद सक्रिय हो गया, एक्टिवेट हो गया। इज दैट क्लियर? तो ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं सक्रिय अवस्था में है। इसलिए ये कौन सी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। अब वो एंटीजन एंटर हुआ, प्रतिजन, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने एंटीबॉडी बनाई, प्रतिरक्षी अणु बनाए और उस एंटीजन को नष्ट किया। तो इस जो प्रोसेस है इसमें कुछ समय लगा, इसलिए जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये विकसित होने में एक लंबा समय लगता है। और मैंने बताया लगभग कुछ सप्ताह का समय इसमें लग सकता है। तो ऐसा कहें एक्टिव इम्यूनिटी स्लो प्रोसेस है, सक्रिय प्रतिरक्षा एक धीमी प्रक्रिया है, इसे विकसित होने में समय लगता है। तीसरी बात, जब एक बार ये इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है तो ये लंबे समय तक प्रभावी रहेगी, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है मेमोरी, स्मृति की क्वालिटी या प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। तो एक बार अगर सक्रिय प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है तो वो लंबे समय तक शरीर में प्रभावी रहेगी। तो 3 बातें डिस्कस की। अच्छा, अब एक्टिव इम्यूनिटी भी फिर आगे कितने भागों में बांटी? नेचुरल, आर्टिफिशियल, प्राकृतिक, कृत्रिम, इन 2 पे डिस्कस करें। मैं केवल 2 एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो एक नेचुरल है, मतलब ये तो आपकी प्राकृतिक हो गई, और एक आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं वो कृत्रिम हो गई। चलो एग्जाम्पल लेते हैं पहले इसका, नेचुरल का, कि जब भी कोई एंटीजन, प्रतिजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ, सामान्यतः कोई रोग हुआ तो उस समय रोगजनक शरीर में प्रवेश करते हैं, और उसके कारण अगर
इम्यूनिटी विकसित हो गई तो इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो सामान्यतः रोगजनक के प्राकृतिक संक्रमण के द्वारा कि एंटीजन शरीर में प्रविष्ट हुए और फिर सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई तो इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर? जैसे किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ तो चिकन पॉक्स के समय वो वायरस जो चिकन पॉक्स के लिए उत्तरदायी है शरीर में एंटर हुआ और उस रोग के कारण, जो चिकन पॉक्स रोग हुआ उसके कारण उस पर्टिकुलर व्यक्ति में एक सक्रिय प्रतिरक्षा विकसित हो गई। इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर? अब बात करूंगा किसकी? आर्टिफिशियल की। जो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा है तो ये भी सक्रिय, लेकिन ये प्राकृतिक संक्रमण के कारण विकसित नहीं हुई। इसमें तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कब हुआ था? जब एंटीजन प्राकृतिक रूप से संक्रमण के दौरान शरीर में एंटर हो गया था। लेकिन यहां वैक्सीनेशन, टीकाकरण आपने सुना है, पोलियो के ऑरल वैक्सीन्स दिए जाते हैं, तो वैक्सीनेशन के द्वारा जो इम्यूनिटी, जो एक्टिव इम्यूनिटी विकसित होती है वो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का एक उदाहरण है। तो नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। सक्रिय प्रतिरक्षा की क्या प्रॉपर्टी है वो भी आपको समझ में आया। अब मैं डिस्कस करूंगा पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। देखो नाम से क्लियर है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कौन सी स्टेट में रहना चाहिए? वो एक्टिव हुआ ही नहीं। तो पहला डिफरेंस दिख रहा है आपको कि एक्टिव इम्यूनिटी का नाम एक्टिव इम्यूनिटी क्यों था? क्योंकि व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय अवस्था में है। पैसिव इम्यूनिटी का नाम पैसिव इम्यूनिटी क्यों है? क्योंकि व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र अभी भी इन एक्टिव स्टेट, निष्क्रिय अवस्था में ही है, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। तो क्या होगा? ऐसी इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं कि जो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होगा, प्रतिरक्षा विकसित होगी, वो बड़ी फास्ट हो जाएगी, बड़ी क्विक हो जाएगी। यानी बहुत कम समय निष्क्रिय प्रतिरक्षा को विकसित होने में लगता है। जबकि हमने यहां क्या कहा था? एक लंबा समय, मतलब ये स्लो प्रोसेस थी, वो क्विक है, फास्ट प्रोसेस है। तो इमीडिएट, जैसे ही इस प्रकार की इम्यूनिटी विकसित होगी तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, तुरंत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होगी। हमने कहा था मेमोरी की प्रॉपर्टी है, लंबे समय तक ये प्रतिरक्षा चलती है, लेकिन ये प्रतिरक्षा छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ही अफेक्टिव होती है। तो ये लंबे समय तक प्रभावी रहती है। पैसिव इम्यूनिटी छोटी अवधि के लिए प्रभावी रहती है। तो तीन प्रॉपर्टी हमने पैसिव इम्यूनिटी की डिस्कस की कि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इस समय व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र निष्क्रिय रहेगा। नंबर 2, पैसिव इम्यूनिटी को विकसित होने में बहुत कम समय लगता है, तो ये फास्ट रिस्पॉन्स है। और तीसरा, ये बहुत कम समय तक प्रभावी रहती हैं। क्लियर? अब पैसिव इम्यूनिटी की मैंने दो प्रकार बताए, वही एक प्राकृतिक है, दूसरा कृत्रिम है। पहले प्राकृतिक की बात करें। शिशु यानी जो भ्रूण है वो माता के गर्भाशय में है, अपरा
प्लेसेंटा के द्वारा आपस में ये कनेक्टेड है। प्लेसेंटा यानी माता ने क्या किया, प्रतिरक्षी का निर्माण किया जिसका नाम है IgG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी। ये एक एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अणु माता के शरीर में बना और माता के शरीर में बने हुए ये प्रतिरक्षी अपरा द्वारा भ्रूण में चले गए और भ्रूण को सुरक्षा प्रदान की। ये उदाहरण है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि अभी भी भ्रूण का इम्यून सिस्टम इनएक्टिव है, तो ये एक प्रकार की पैसिव और उसमें भी नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हुआ। इसी प्रकार वो अपने कोलेस्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था, खीस कहा था जिसको, माता का पहला गाढ़ा तरल दूध, उसमें एक इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षी है IgA। तो कोलेस्ट्रम से जब शिशु ने स्तनपान किया तो उस मिल्क में IgA ये एंटीबॉडी थी जो माता में बनी और किस में ट्रांसफर हो गई, शिशु में ट्रांसफर हो गई। तो इसमें क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है, पहले से निर्मित प्रतिरक्षी है और उसे जंतु के शरीर में प्रवेशित करवाते हैं और उसे इम्यूनिटी या उसमें प्रतिरक्षा विकसित करवाते हैं। इसको पैसिव इम्यूनिटी का इसीलिए निष्क्रिय है क्योंकि उसके खुद के प्रतिरक्षा तंत्र में अभी कोई सक्रियता या वो एक्टिव स्टेट में मौजूद नहीं है। तो नेचुरल हो गया। दूसरा है आर्टिफिशियल। आप सबने एंटीवीनम का नाम सुना होगा। जब स्नेक बाइटिंग होती है, सांप काटता है, तो जो सांप विनमस विषैले है, तो उन सांपों से जब सांप ने काटा और विनम एंटर करवाया, विष शरीर में एंटर हुआ, तो ऐसी स्थिति में एंटीवीनम, एक्चुअल में घोड़ों के अंदर हॉर्स में ये एंटीवीनम तैयार किए जाते हैं। तो प्री फॉर्म्ड हो गए और फिर जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसमें वो एंटीवीनम प्रवेशित करवाया जाता है और उस वीनम को उदासीन न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये जो एंटीवीनम है, इसी तरह एंटी टिटेनस के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो पहले हमने डिस्कस किया था उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की प्रॉपर्टीज क्या है वो डिस्कस की, और फिर दो प्रकार हमने डिस्कस किए, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, और हमने एक टेबल बनाकर डिफरेंसेस भी डिस्कस किए। एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी से किस प्रकार अलग है, फिर एक्टिव इम्यूनिटी के दो प्रकार उदाहरण द्वारा समझे, पैसिव इम्यूनिटी के दो प्रकार उदाहरण द्वारा समझे। अब कल के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा डिस्कशन कल रहेगा इम्यून रिस्पॉन्सेस पर, प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं पर। वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इन पे डिस्कस करेंगे एक तो कल, और दूसरा डिस्कस करेंगे हम ऑटो इम्यून डिजीज, स्वतः प्रतिरक्षा रोगों के बारे में। तो दो तीन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ये रोग क्या होते हैं, किस प्रकार शरीर में उत्पन्न होते हैं, ये डिस्कशन कल हमारा रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।